हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का जी के स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है राजस्व। राजस्व से संबंधित जितने भी वन लाइनर प्रश्न होगा सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है निगम कर ड्यूटी से। केंद्र सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त कहाँ से होता है? निगम कर ड्यूटी से प्राप्त होता है। भारत का वित्तीय वर्ष किस माह में प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। भारत के संविधान में बजट को कहा जाता है वार्षिक बजट स्टेटमेंट। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वार्षिक बजट स्टेटमेंट कहा जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है जीरो बेस्ड बजट। क्या कहलाता है? जीरो बेस्ड बजट कहलाता है। आगे है, हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना कहलाता है। तो ये कहलाता है शून्य आधारित बजट। हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना शून्य आधारित बजट कहलाता है। भारत में शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? तो ये मानी जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका की। भारत में शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका की मानी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 1977 ईस्वी में। संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट को कब अपनाया गया था? 1977 में अपनाया गया था। नेक्स्ट है, देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था? तो 1987-88 में। देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किस वर्ष में अपनाया गया था? 1987-88 में अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? ये अपनाया गया था आंध्र प्रदेश में। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट को अपनाया गया था? आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट को अपनाया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में भारत में शून्य आधारित बजट अस्तित्व में आया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में भारत में शून्य आधारित बजट अस्तित्व में आया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। किसके द्वारा वार्षिक वित्तीय बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा वार्षिक वित्तीय बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है? तो ये पहुंचाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है, तो यह केंद्रीय आय योजना। क्या है? केंद्रीय आय योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा का। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को कहते हैं बजटीय घाटा। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को बजटीय घाटा कहते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे। यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक नहीं पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है लेखा अनुदान। यदि 1 अप्रैल तक पारित न हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है? लेखा अनुदान के आधार पर। नेक्स्ट है, जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होता है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को संतुलन स्तर बिंदु कहते हैं। कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होता है तो उस स्थिति को संतुलन स्तर बिंदु कहते हैं। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है वित्त आयोग। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवाद को निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग का गठन कहाँ है? अनुच्छेद 280 में है। स्वतंत्र भारत में 8 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? मोरारजी देसाई को। स्वतंत्र भारत में 8 बार केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया है? मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध न हो कहलाता है, तो ये कहलाता है अप्रत्यक्ष कर। करदाता और सरकार के बीच कर के संबंध में कोई सीधा संबंध न हो अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। कौन सा? अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। भारत में मॉडबेट योजना कब लागू की हुई? 1 मार्च 1986 को। भारत में मॉडबेट योजना कब लागू की गई थी? 1 मार्च 1986 में लागू की गई थी। मॉडबेट का संबंध है बिक्री कर से। मॉडबेट का संबंध किससे है? बिक्री कर से है।
किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं? स्टाम्प शुल्क का। किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन स्टाम्प शुल्क का। कौन सा? स्टाम्प शुल्क। भारत सरकार के राजस्व कर में किसका योगदान सर्वाधिक है? केंद्रीय आबकारी कर का। केंद्रीय आबकारी कर का। भारत सरकार के राजस्व कर में किसका योगदान सबसे सर्वाधिक है? केंद्रीय आबकारी कर का सबसे अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में भारत में सेवा कर की दर कितनी है? तो यह है 10%। वर्तमान में भारत में सेवा कर की दर कितनी है? 10% है। भारत में सेवा कर किस वर्ष लागू किया गया था? 1994-95 में। भारत में सेवा कर किस वर्ष लागू किया गया था? 1994-95 में लागू किया गया था। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया था? 1957 से। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया? 1957 से लागू किया गया था। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। निगम कर केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। कृषि आय पर किसके राजस्व स्रोत है? राज्य सरकार का। कृषि आय कर किसके राजस्व का स्रोत है? राज्य सरकार का। कृषि आय कर राज्य सरकार का राजस्व स्रोत है। देश के सभी कर किसके अंतर्गत आता है? तो राजस्व प्राप्ति के। देश के सभी कर किसके अंतर्गत आते हैं? राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आते हैं। कराधान और सरकारी खर्च नीति को किसके अंतर्गत रखा जाता है? राजकोषीय नीति के। कराधान और सरकारी खर्च नीति को किसके अंतर्गत रखा जाता है? राजकोषीय नीति के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा सभी व्यक्तियों पर अनिवार्य रूप से भारित व विशेष उद्देश्य से लगाया गया व उगाहा गया कर कहलाता है। ये कहलाता है उपकर। कौन सा? उपकर कहलाता है। सरकार द्वारा सभी व्यक्तियों पर अनिवार्य रूप से भारित व विशेष उद्देश्य से लगाया गया व उगाहा गया कर क्या कहलाता है? उपकर कहलाता है। क्या? उपकर कहलाता है। विशेष योजना से लाभान्वित व्यक्तियों पर लगाया गया व उगाहा गया कर क्या कहलाता है? दर कहलाता है। क्या कहलाता है? दर कहलाता है। सभी आधार श्रेणियों पर एक ही समय लगाया गया कर कहलाता है अनुपातिक कर। सभी आधार श्रेणियों पर एक ही समय लगाया गया कर अनुपातिक कर कहलाता है। बजट एक लेखा पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। बजट एक लेखा पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। बजट घाटे से तात्पर्य है सभी प्राप्तियों व खर्चे का अंतर। बजट घाटे से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य सभी प्राप्ति व खर्चे का अंतर। सभी प्राप्ति व खर्चे का अंतर बजट घाटे से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक घाटे का सही आकलन किस प्रकार से होता है? तो ये होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। प्राथमिक घाटे का सही आकलन किस प्रकार से होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगियाँ से होता है। नेक्स्ट है, राज्य के राजकोषीय घाटे की वित्तीय व्यवस्था में सर्वाधिक अंश होता है केंद्रीय सरकार के ऋण का। राजकोषीय घाटे की वित्तीय व्यवस्था में सर्वाधिक अंश किसका होता है? तो ये अंश होता है केंद्रीय सरकार के ऋण का। रेखी समिति गठित की गई थी अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। रेखी समिति किसके लिए गठित की गई थी? अप्रत्यक्ष कर के सुधार के लिए गठित की गई थी। कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है और वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र और राज्य के बीच में बांटा जाता है? तो ये बांटा जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क। केंद्रीय उत्पाद शुल्क को वसूला केंद्र सरकार के द्वारा जाता है और वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र और राज्य के बीच में बांटा जाता है। वांगचू समिति किससे संबंधित थी? प्रत्यक्ष कर जांच से। वांगचू समिति का संबंध किससे था? प्रत्यक्ष कर जांच से था। आगे देखेंगे, बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वर्धित कर कब से लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2005 से। बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वर्धित कर कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल 2005 से लागू किया गया था। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब शुरू किया गया? 1 जुलाई 2017 को। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने वाला प्रथम देश कौन था? फ्रांस। वस्तु एवं सेवा कर लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस है। तो दोस्तों, हमारा राजस्व टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।